कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं। सॉरी पापा, आप मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं बेटा, तुम्हें बिल्कुल सही किया। सुनिए, आप लोग सब देख रहे हैं ना, मेरी बेटी को उस पुलिस वाले सहदेव ने बहुत मारा है। हम लोग बेगुनाह हैं। हमें गुनहगार साबित करने के लिए उस सहदेव ने, जो पुलिस वाला है, उसने हमें बहुत मारा है सर। हम सबको बहुत पीटा है। हम छोड़ेंगे नहीं इनको। किसी पुलिस वाले ने मारा है। हाँ, यही है वो। जॉर्ज भाई को मारा है। इसे बहुत मारो। इन सबको पकड़ के मारो। पुलिस वाले को मारो। क्या पुलिस ने आपको मारा? पुलिस तुम्हें कुछ भी नहीं करेगी। वो सब यहाँ से भाग गए हैं। तुम्हें सच बता दो। क्या बच्ची को भी पुलिस ने मारा? आईजी गीता प्रभाकर के बेटे वरुण प्रभाकर के साथ जो घटना हुई, उसमें जॉर्ज कुटी और उसका परिवार बेगुनाह साबित। नमस्कार। अब कोहल वर्ग के ये दृश्य मूवी देखने के बाद आपको एक नज़रिया पता चला होगा कि क्या नज़रिया है, और इसके बारे में हम अनुभूति देंगे कि दृश्यम मूवी देखने के पीछे क्या पर्पस था, दृश्यम दिखाने के पीछे क्या आपका पर्पस था। तो देखेंगे कि पात्र जो है, कलाकार यहाँ पे पात्र जो है सो 3 एक्टिंग में करता है। एक तो कि अचानक हत्या हो जाती है। पहला दूसरा केस है क्या, जो परिवार को बचाना है, परिवार को बचाना। और तीसरी बात है क्या, जो कानून की भी रक्षा करनी है। और चौथी बात है नैतिकता क्या है, नैतिकता क्या है। ये चारों चीज़ों पे हम लोग इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि चारों चीज़ है क्या। चारों चीज़ के बारे में हम पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अचानक हत्या दृश्यम मूवी में क्यों हुआ, दृश्यम में क्यों हुआ। दृश्यम में अचानक हत्या, परिवार को बचाना, कानून की रक्षा करना, नैतिकता, ये सारे घटनाक्रम इस मूवी के माध्यम से देखेंगे तो हमारे मन में एक विचार आया। एज द टीचर ऑफ सीटेड एजुकेटर्स मेरे मन में विचार है क्यों ना मैं कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत को आप लोग को पढ़ाऊं, कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत को आप लोग को बताऊं कि कोहलबर्ग की नैतिकता, जैसे उन्होंने चोरी का माध्यम लगाए थे, दवा की चोरी का, मैंने एक दृश्यम मूवी आपके सामने रखा। एक पात्र पूरी तरह से काल्पनिक है,
यह जो पात्र दिया गया है या मूवी का सारांश वास्तविकता से कुछ लेना, मैं आपको समझाने के पर्पस से इस मूवी को दिखा रहा हूँ। और इस मूवी को दिखाने का पर्पस यही है कि आप इस नैतिकता को समझिए कि आखिर नैतिकता क्या है। तो हम नैतिकता को कैसे समझेंगे, इसी के ऊपर हम आज का क्लास लेने जा रहे हैं। कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत, कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत, और इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो यह एक सारांश है जिसके माध्यम से हम नैतिकता को समझने का प्रयास करते हैं कि नैतिकता आखिर है क्या, मोरालिटी है क्या, नैतिकता क्या है। मानव के जीवन में अपने व्यवहारों के आधार पर तुलना करता है कि क्या सही है, क्या सही है, क्या सही एवं गलत है, गलत है। इसकी जानकारी जो भी लेते हैं वह नैतिकता के श्रेणी में आता है। नैतिकता यानी कि एक ऐसी अवधारणा है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने अवधारणाओं के आधार पर यह सुनिश्चित करता है, अवधारणाओं के आधार पर यह सुनिश्चित करता है कि समाज में चल रही हुई प्रक्रिया, अपने विचार द्वारा चल रही प्रक्रिया, वो क्या सही है, क्या गलत है। सही और गलत के, राइट और रॉन्ग की पहचान करना, टू आइडेंटिफाई बोथ राइट एंड रॉन्ग, दिस इज कॉल्ड नैतिकता। ये नैतिकता का गुण होना चाहिए। कोहलबर्ग ने काफ़ी सारी नैतिकता के गुणों को चर्चा किया है। कोहलबर्ग जो है, प्यारे व्यूअर्स सुन रहे हैं मेरी बात को, जो नैतिकता के बारे में कोहलबर्ग ने चर्चा किया है, कोहलबर्ग का जो नैतिकता का सिद्धांत है इसी पे बेस है कि क्या सही है, क्या गलत है। उसके उन्होंने 3 भाग प्रकार बनाए हैं और कई सारे स्टेजों में उनको बांटा है। नैतिकता का सही आकलन, गलत आकलन, ये किस प्रकार से होगा, इसकी जो आकलन कर रहे हैं यही एक नैतिकता का गुण है। वो अपनी अवधारणाओं के आधार पर, यानी कि कोहलबर्ग मानते हैं कि व्यक्ति अपनी अवधारणाओं के आधार पे, अपनी अवधारणा के आधार पर मानता है क्या सही है और गलत की पहचान करना, ये सारा चीज नैतिकता के अंतर्गत आता है। कोहलबर्ग एक मनोवैज्ञानिक थे, शिक्षा शास्त्री भी थे। उन्होंने कई बच्चों पे रिसर्च किया, एक एक्सपेरिमेंट किए थे और एक्सपेरिमेंट के आधार पे कई सारे फेजों में बांटा है। तो फेज से आने से पहले हम उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं कि नैतिकता का जो कोहलबर्ग का जो नैतिकता का सिद्धांत है उसका थ्योरी क्या है। तो कोहलबर्ग की आज हम क्लास में करेंगे कोहलबर्ग के नैतिकता का सिद्धांत। इसमें जो है सो 2 फेज आते हैं। एक होता है नैतिक डिलेमा, जिसको नैतिक दुविधा कहते हैं, नैतिक दुविधा। एवं दूसरी पहलू जो है सो नैतिक तर्कना। नैतिक दुविधा, नेचुरल डिलेमा वैसे कंडीशन में देखे हैं मूवी, अब देखेंगे चाहे दवा या कोई भी कंडीशन में हो गया जिसमें एक व्यक्ति, एक बच्चा पहचान नहीं कर पाता है, एक बच्चा सही से पहचान नहीं कर पाता है कि सही क्या है, गलत क्या है, सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता है। और दूसरी बात है जो कि नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग, इस चीज़ के ऊपर चर्चा करता है क्या जो वो डिसीजन लिया है वो डिसीजन राइट है, जो डिसीजन लिया गया है वो डिसीजन राइट है। तो नैतिक दुविधा जो है सो दुविधा में रहता है, मोरालिटी की दुविधा में रहता है कि वो सही और गलत की पहचान नहीं करता। देखिए यहाँ पे जो घटना हुई उसमें कानून का डर था, परिवार को बचाना था, तो यहाँ पे एक तरफ सही था, दूसरा तरफ गलत था। अगर परिवार को बचाते तो वो कानून के नज़र से वो गलत था, अगर परिवार को छुपाते और कानून के सहारा लेते तो वो उस तरह से वो गलत था। तो दोनों सही में एक डिलेमा हो गया, एक डिलेमा का कंडीशन हो गया जिसको नैतिक दुविधा कहते हैं, नैतिक दुविधा। और नैतिक तर्कना क्या हो, वो डिसीजन लिया, एट द टाइम उसने डिसीजन लिया कि क्या सही है क्या गलत है,
क्या सही है क्या गलत है उसके ऊपर उसने डिसीजन लिया। यह जो हो गया सो नैतिक तर्क ना हो गया, और नैतिक दुविधा वो हो गई कि सही और गलत की दुविधा में रही। तो इस आधार पे कोहलबर्ग ने लगभग 3 भागों में बांटा है। एक बच्चों का जो अध्ययन किया और बच्चों के जो अध्ययन करने के बाद उन्होंने 3 भागों में इसको बांटा है। कोहलबर्ग का जो नैतिक का सिद्धांत है उसको 3 भागों में बांटा गया। प्रथम भाग जो है वो जो है सो पूर्व रूढ़िवादी नैतिकता का सिद्धांत, पूर्व रूढ़िवादी नैतिकता का सिद्धांत। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका जो उम्र बच्चों को रखा गया है वो 4 से 10 वर्ष की उम्र रखा गया है। यहाँ जो है सो उम्र रखा गया है 4 से 10 वर्षों के बीच में, 4 से 10 वर्षों के बीच में इसका उम्र रखा गया है। और यहाँ पे वस्तु व्यक्ति जो होता है, पहला गुण है इसका कि पूर्व रूढ़िवादी नैतिकता का गुण, यानी कि प्री कन्वेंशनल मोरालिटी या प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, थ्योरी ऑफ प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। ये जो एज है 4 से 10 साल में है, ये बच्चे जो है सो दूसरे का मानक, यहाँ पे बच्चों जो है सो दूसरे के मानक के आधार पर सीखता है। समाज में क्या चल रहा है उसके आधार पे वो सीखेगा, समाज में क्या सही है गलत है उसके आधार पे बच्चे जो है सो दूसरे के मानक के आधार पे सही और गलत की पहचान करता है। तो दूसरे के मानक क्या हो गया, जैसे परिवार हो गया, समाज हो गया, टीचर्स शिक्षक हो गए। तो ये सब समझ रही हो, आवाज आ रही है? तो इसके आधार पे उन्होंने समझा है कि परिवार समाज शिक्षक, यानी कि पूर्व रूढ़िवादी नैतिकता का सिद्धांत इस आधार पे कहता है क्या, जो दूसरे का मानक यानी कि समाज में जो सीख रहा है, समाज में जो चल रहा है उसके आधार पे बच्चा सीखेगा। 4 से 10 साल के बच्चों के अंदर में नैतिकता नहीं होती है, तो दूसरे के मानक के आधार पे वो सीखेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। दूसरे के मानक के आधार पे उन्होंने सीखेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके बारे में यह परिवार समाज के बारे में सीखता है। और ये इसको हम 2 अवस्था में देखिए, हर प्रकार में कोहलबर्ग के जो प्रत्येक प्रकार है उसमें 2 अवस्थाएं को रखा गया है। तो इसके भी 2 अवस्थाएं रखे गए हैं, इसकी भी 2 अवस्थाएं रखे गए हैं। एक अवस्था को कहते हैं आज्ञा पालन एवं दंड। आज्ञा का पालन एवं दंड। ये आज्ञा का पालन मीन्स क्या हो गया? आज्ञा का पालन मतलब कि उसके अंदर मोरालिटी नहीं होता है। तो बच्चे जो है डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, दूसरे को सम्मान करना सीखेंगे, अपने परिवार, अपने माता पिता, समाज, वरिष्ठ टीचर्स, इसके सम्मान करना सीखेंगे, रिस्पेक्ट देना सीखेंगे। यहाँ पे सभी को रिस्पेक्ट देने का ये स्टेज 1 हो गया, स्टेज फर्स्ट हो गया। स्टेज फर्स्ट में आज्ञा पालन एवं दंड की बात करता है। आज्ञा पालन एवं दंड की बात इसीलिए करता है कि बच्चे जो है सो सबको रिस्पेक्ट देते हैं। अगर वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं तो उनको दंड दिया जाएगा। स्कूल में देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम स्कूल में ही देख लेते हैं कि स्कूल में जो है सो बच्चे जो है सो आज्ञा का पालन कर, डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। अगर डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, अगर डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करेंगे तो उनको क्या होगा, टीचर दंड देंगे। माता पिता की बातों को अगर नहीं मानेंगे तो स्कॉल्ड करेंगे, उसको डांटेंगे। तो यह आज्ञा पालन और जो दंड का प्रावधान है स्टेज 1 में दिया गया है। दूसरा जो स्टेज दिया गया है आत्मसम्मान व्यक्ति अभिप्रेरणा मुक्ति, यानी कि आत्मसम्मान वर्सेज जो है अभिप्रेरणा। आत्मसम्मान और आत्मसम्मान अभिप्रेरणा, यानी कि इंडिविजुअल वर्सेस मोटिवेशन ओरिएंटेड, यह समाज व्यक्ति अपने पे ही समाज से कुछ सीखता है। इसको हम टिट फॉर टैट कहते हैं। इस फेज को हम स्टेज 2 को हम टिट फॉर टैट भी कहते हैं। जैसे को करता है ऐसा, जैसे को
तैसा। यह फेज जो है, दूसरा फेज जो है स्टेज 2 का जो फेज है, यह फेज में यह दिखाया गया है कि बच्चे अभी प्रेरणा लेते हैं, दिखावा करने की कोशिश बहुत करेगा। यहाँ पे दिखावा करेगा, दिखावा बहुत करेगा। इस स्टेज में, इस स्टेज जो दूसरा स्टेज है, इस स्टेज की बात करें, आत्मसम्मान बचाइए प्रेरणा जैसे को तैसा, यहाँ पे दिखावा बहुत करेगा और सम्मान के लिए जाहिर करेगा कि हमें सम्मान भी मिलना चाहिए। दिखावा करके सम्मान, वो काम कर दो, देखो घर में अगर कोई काम करना हो तो तुरंत कर देगा, कहेगा कि मामा बड़ाई करेगा मेरा। तो यह जो सम्मान पाने की कोशिश करता है, सम्मान लेने की कोशिश करता है, यह स्टेज 2 में करता है बच्चा। कुछ कर देगा, सहभागिता की कोशिश इसमें रहता है। जो दूसरा स्टेज है आत्मसम्मान वर्सेस अभिप्रेरणा, इसमें जो है सो सहभागिता की कोशिश करेगा, सम्मान पाने की कोशिश करेगा, गलत शिक्षा दीजिएगा, गलत व्यवहार करेगा, एब्यूज वर्ड का प्रयोग करेगा, एब्यूज करेगा, अच्छा कहिएगा, अच्छा करेगा। तो सम्मान और रिस्पेक्ट भावना, ये सब की जो भावना आत्म यानी कि व्यक्तिगत रूप से जो यहाँ पे है वो ज़्यादा प्रबल रहता है स्टेज 2 में। क्लियर। अगला हम स्टेज देखते हैं रूढ़िवादी नैतिकता का सिद्धांत। यह जो दूसरा प्रकार है और तीसरा स्टेज होंगे, चौथा स्टेज होंगे। प्रत्येक प्रकार में दो दो स्टेज दिया गया है, प्रत्येक प्रकार में दो दो स्टेज दिया गया है। तो नैतिकता के सिद्धांत का जो दूसरा प्रकार है, दूसरा प्रकार दिया गया है रूढ़िवादी नैतिकता का सिद्धांत। रूढ़िवादी नैतिकता का सिद्धांत में पहला ये जो है 10 से 13 साल के बीच रखा गया है। 10 साल से 13 साल के बीच के उम्र के बच्चे जो है ये इस अवस्था में आते हैं। 10 साल से 13 वर्ष की अवस्था के जो बच्चे होते हैं सो इसी फेज में आते हैं। रूढ़िवादी नैतिकता के सिद्धांत यानी हम कन्वेंशनल मोरालिटी, थ्योरी ऑफ द कन्वेंशनल मोरालिटी, यानी कि नैतिकता रूढ़िवादी के सिद्धांत। अब इंग्लिश में याद रखिए कन्वेंशनल कहेंगे, हिंदी में रूढ़िवादी, प्रथागत, परंपरागत हर चीज़ को यूज करता है। अगर इंग्लिश में कहेंगे तो केवल कन्वेंशनल का, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, कन्वेंशनल 3 स्टेज है। यहाँ पे है पूर्व रूढ़िवादी, रूढ़िवादी और उत्तर रूढ़िवादी। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 10 से 13 साल के बीच रखा गया इसमें उम्र। यहाँ पे समाज से जो सीखी हुई, पहली स्टेज में जो समाज से सीखी हुई चीज़ है उसका अनुकूलन करता है, अनुकरण करता है, अनुकरण करता है। जो समाज से जो पहले स्टेज में जो सीखा है, पहला प्रकार में जो सीखा है उसका वो अनुकरण करेगा। यहाँ पे वो अनुकरण करता है। अनुकरण करता है और गलत पक्ष, और यहाँ पे जो सही गलत का भी निर्णय लेता है, सही और गलत का भी निर्णय लेता है, सही और गलत का निर्णय लेता है और निर्णय लेता है जिससे अपना भी हित हो और दूसरे का भी हित हो, यानी कि दोनों का हित हो। तो यह तीसरा स्टेज है जो सही और गलत का भी निर्णय लेता है। तो रूढ़िवादी को भी हम जो हम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, तो रूढ़िवादी में भी हम जो है सो इतने कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसका उम्र 10 से 13 साल के बीच है। वह अनुकरण करने की कोशिश करता है, समाज में जो भी सीखा है उसको अनुकरण करने की कोशिश करेगा। जो सही है जो गलत है उसके बीच में वो निर्णय लेगा। इसको भी हम 2 स्टेजों में बांटते हैं, इसको भी जो हम 2 स्टेजों में बांटते हैं। एक जो स्टेज जो है वो अच्छा लड़का अच्छा लड़की, यानी कि स्टेज 3 जो है, इसका जो स्टेज 3 है, स्टेज 3 में है, वो कहता है अच्छा लड़का एवं अच्छी लड़की। इसका फेज रहता है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की के सेंस में लेता है तीसरा स्टेज। यानी ये जो एज जो है वह जो 10 से 13 जो माना गया है कि एडोलसेंस के पहले का एज है। आप कुछ अच्छा कर दीजिए, सहभागिता करिए, पढ़ाई में अच्छा कीजिए, टैलेंट को योग्य बनिए, तो यहाँ पे जो है सो गुड बॉय गुड सेंस के समय में समाज देगा। अब यह स्टेज जो है सो समाज से कुछ पाने की कोशिश कर रहा है व्यक्ति, तो समाज से अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश किया जा रहा है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे
आप मूवी में भी देखिएगा कि वो परिवार, जैसे विजय सावरकर का जो परिवार है वो अच्छा फैमिली बनने की कोशिश कर रहा है, एक गरीब है और अच्छा फैमिली बनने की कोशिश कर रहा है जो स्टेज 3 में है। लेकिन वहीं पे जो एक लड़का जो घर में इंटर कर वो क्या कर रहा है कि अच्छा लड़का बनने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो स्टेज 3 यही करता है क्या, जो एक प्रेस्टीज समाज बनाई है, प्रेस्टीज बन के और एक अच्छा और एक अच्छी लड़की बनने का। चौथा जो स्टेज है इसका अधिकार संरक्षण की बात, जो कानून की पालन करने की बात करता है। स्टेज 4 जो है जो कानून पालन करने की बात करता है, पालन करने की बात करता है, कानून पालन करिए। स्टेज 4 में जो है समाज जो संरक्षण अभिमुखता है, अधिकार संरक्षण अभिमुखता है, यानी कि आप जागरूक बनिए, समाज के प्रति जागरूक रहिए, कानून का पालन कीजिए, जो समाज ने बना दिया है उसको आप फॉलो कीजिए, अधिकार संरक्षण को पालन कीजिए। यह कानून पालन यानी कि लॉ ओरिएंटेड स्टेज कहा गया है इस चीज़ को। तो दूसरा स्टेज आप देखिएगा कि हैबिचुअल, जो कानून को जो हैबिचुअल माना है, कानून का जो हैबिचुअल को माना है, कानून समाज जो बना दिया है उस चीज़ को पालन करने की वो कोशिश करता है, कानून को पालन करने की वो कोशिश करता है, जो स्टेज 3 है। जो नेक्स्ट स्टेज जो है यह 10 से 13 है, और अगली जो स्टेज है, जो स्टेज बनाया गया है वो उत्तर रूढ़िवादी अवस्था जो है, तीसरी अवस्था, जो तीसरा प्रकार है, इसमें भी 2 फेज है। जो तीसरी अवस्था है इसमें भी 2 फेज बनाया गया है, एक उत्तर रूढ़िवादी नैतिकता का सिद्धांत, नैतिकता। देखिए रूढ़िवादी नैतिकता की बात करता है। यहाँ पे बच्चे जो है सो पूर्ण रूप से आपका बच्चा जो है वो परिपक्व अवस्था में आ जाता है, अपना आचरण, अपनी नैतिकता को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लेता है, सही निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। देखिए पहली और दूसरी फेज में नैतिकता का निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। पहला स्टेज जो 4 से 10 साल के बीच में, वहाँ नैतिकता की क्षमता नहीं होती है, वहाँ दूसरे का अनुकरण करते हैं, दूसरे जो मानक बना दिया गया है, आपका मम्मी पापा जो मानक बना दिए उसको फॉलो करते हैं। जो दूसरा स्टेज में है उसी को अनुकरण करने की कोशिश करता है, जिसमें आपको बताया गया क्या, कानून को पालन परिवार की रीति में यही है, या मेरा पर्पस जो है, जो मेरा जो पर्पस है कि हम कोहल वर्ग के सिद्धांत को समझा रहे हैं इस माध्यम से। कोहल सर्वे सर्वा, देखिए वास्तविक स्थिति में यही है। यहाँ पे अगर विजय सावरकर जो मूवी दृश्यम में देखे हैं, वहाँ पे अगर